नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज बात हम राजस्थान के एक ऐसे गांव की करने जा रहे हैं जहां पर एक लंबे समय के बाद तक ना तो बिजली पहुंच पाई है, ना ही सड़कों की व्यवस्था है। और धौलपुर में डांग क्षेत्र के ऐसे 5 गांव हैं जहां पर बिजली की आज भी दरकार है। आजादी से लेकर के अब तक ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और गांव में पक्की सड़क भी नहीं है, ना ही किसी भी कंपनी का यहां इस गांव के अंदर मोबाइल टावर है। गांव में स्कूल है लेकिन बच्चे तकनीकी और कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि बिजली नहीं है। पीढ़ियों से गांव में लोगों ने लाइट देखी नहीं है। इलाके के ग्रामीण नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों डिस्कॉम प्रबंधन की चौखटों पर गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। अब गांव के युवक युवतियों की परेशानी बढ़ गई है। लोग यहां पर बेटी की शादी कराने में कतराते हैं। अभावग्रस्त और मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव में कोई जाना ही नहीं चाहता है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र की कुदिन्ना पंचायत में चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। पंचायत के 5 गांव आजादी के बाद से आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। बिजली, सड़क, मोबाइल नेटवर्क और पानी ग्रामीणों की मुख्य समस्या है। कुदिन्ना पंचायत के इन 5 गांवों में किसी भी कंपनी ने मोबाइल टावर भी नहीं लगाए हैं क्योंकि बिजली नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की गाँव के लिए विकास के लिए योजनाएं यहाँ धता साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना देश और प्रदेश में जोरदार तरीके से चल रही है, लेकिन इन योजनाओं से कुदिन्ना पंचायत के गांव मगजीपुरा, लेसपुरा, सिघर्रो, पछेरियापुरा और उटवापुरा आज भी वंचित हैं। आजादी से लेकर अब तक ग्रामीणों को बिजली नसीब नहीं हो पाई है। इन 5 गांवों में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। उजाले के लिए लोग आज भी दीपक, मोमबत्ती और दूसरे संसाधनों का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। गांव में स्कूल है लेकिन बिजली न होने की वजह से बच्चे तकनीकी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा का बच्चों को ज्ञान नहीं मिल रहा। तकनीकी शिक्षा के उपकरण स्कूलों में शो पीस बनकर रह गए हैं। आपके यहाँ लाइट बिजली नहीं है? नहीं भैया। कब से नहीं है और क्यों नहीं है? कहा पता भैया, राज कारखाने हमारे पास तो आई जाना चाहिए। मतलब आज 60 वर्ष के गई, 14 साल के ब्याह हुआ, 40 वर्ष है गई हमारे ब्याह है। यहाँ रहता है मैंने कोई चीज ना मिली। मतलब जब से ससुराल आई है तब से नहीं बिजली मकान में आई ना। नहीं कैसे ना आई? तो पहले भी थी या नहीं? नहीं पहले नहीं होगी। जब आई तब नहीं मन ना पाई ना आई ना मन पाई। सबसे बड़ी समस्या युवक और युवतियों के लिए खड़ी हो गई है। बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा होने की वजह से लोग इन गांव में युवक युवतियों की शादी करने से कतराते हैं। गांव में कुंवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय ग्रामीण देवीराम ने बताया कि नेता और प्रशासन के अधिकारियों की चौखट पर सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगती है। विधायक, सांसद और कलेक्टर की ओर से शिकायती पत्र ले लिए जाते हैं, लेकिन समस्या से निजात दिलाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ग्रामीणों ने डिस्कॉम में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी जमा कर दिए हैं, लेकिन निगम की ओर से भारी भरकम डिमांड नोटिस जारी किया गया है। भारी लागत होने की वजह से ग्रामीण बिजली कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं। बिजली नहीं होने के कारण किसी भी कंपनी ने मोबाइल टावर भी नहीं लगाए हैं। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला नजदीक होने के कारण कभी कभी एमपी के सिग्नल मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण मोबाइल पर बात कर लेते हैं। समरसेबल आदि चलाने के लिए कुछ ग्रामीणों ने निजी जनरेटर रखे हैं, जिससे पानी की आपूर्ति ग्रामीण खुद ही कर रहे हैं। जनरेटर का खर्च ज्यादा होने की वजह से सिर्फ पानी के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी पड़ोसी गांव में जाना पड़ता है। अभी तक हमारे गांव में जब से देश आजाद हुआ है तब से बिजली की व्यवस्था कोई नहीं है। कई बार प्रयास किए, डिमांड नोटिस इतनी अधिक राशि में निकाले जाते हैं सो कई लोग भरने में समर्थ होते हैं और नहीं हो पाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार जैसे एप्लीकेशन प्रधानमंत्री ऑफिस के पास ऑफिस में भिजवाई थी पोस्ट ऑफिस द्वारा, और साहब डिस्कॉम जयपुर, कलेक्टर साहब को धौलपुर ज्ञापन दे। कई बार गांव वाले जैसे इकट्ठे 50 की संख्या में 100 की संख्या में ले जाए कहने ज्ञापन दें, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये हमारे मतलब गाँव में बिना बिजली के तड़प रहे हैं।
डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा का कहना है कि ग्रामीणों ने बिजली कनेक्शन की फाइलें जमा करवाई हैं। कुदिन्ना पंचायत के 5 गांव बिजली की सुविधा से वंचित हैं। बिजली कनेक्शन के लिए ग्रामीणों को डिमांड नोटिस भेजा गया है। डिमांड नोटिस जमा होने के बाद सर्वे करवाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति शुरू हो पाएगी। जो विभाग ने डिमांड नोटिस जारी किए हैं, वो डिमांड नोटिस जारी करने के बाद में ही लाइन खींचने का जो प्रोसेस है वो चालू होता है। तो या तो डिमांड नोटिस उन्होंने जमा नहीं कराया है, जिसकी वजह से लाइन हम खींच नहीं पा रहे हैं। डिमांड जमा होते ही लाइन खींचने का काम शुरू कर देंगे और बिजली का कनेक्शन जारी कर देंगे। जिन लोगों के पास डिमांड नहीं पहुंचा है और उन्होंने फाइल अप्लाई की है विभाग में, तो विभाग से आकर के एक कॉपी और ले जाए, उनको कॉपी अवेलेबल करवा दी जाएगी। सामूहिक रूप से जमा कराने में जो डिमांड का एक मुश्त जो राशि है वो सभी में बराबर विभाजित हो जाएगी, तो डिमांड कम लगेगा प्रत्येक आदमी को, अन्यथा भार ज़्यादा पड़ेगा एक आदमी के ऊपर, कम लोग जमा कराएंगे। आजादी के बाद से अब तक धौलपुर के इन 5 गांवों में सरकारी बिजली, पक्की सड़क और संचार क्रांति के युग में मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट का ग्रामीण और बच्चों तक नहीं पहुंचना बेहद अफसोसजनक है। साथ ही जिम्मेदारों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। जरूरत है कि जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं इन ग्रामीणों तक पहुंचे और ये गांव भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। धौलपुर से एनडीटीवी के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तो ये आपने जाना कि किस तरीके से परेशानियां अभी भी आज के समय में, आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी इस इलाके के लोगों के सामने बने हुई है। कई बार नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई समाधान नहीं हो पाया है और परिस्थितियां अब और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं। एक जो हिस्सा है देश का वो पूरी तरीके से दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक हिस्सा वो भी है, कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी बिजली नहीं पहुंच पा रही है। और जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए 5 गांवों के अंदर जो अंधेरा कायम है उसकी वजह से क्या क्या परेशानी आ रही हैं, क्यों आखिर ये परिस्थितियां बनी हुई है, जरा वो आप जानिए। ग्रामीण पीढ़ियों से नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब उनको नहीं मिला। ग्रामीणों को अब तक हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्सी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ ठाकुर दास जी जो कि पूर्व उप सचिव हैं मुख्यमंत्री के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है और तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं इसमें आलोक जी आपसे ही कर रहा हूँ। ये जिस तरीके के हालात हैं, आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी राजस्थान के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर ना तो बिजली पहुंच पाई है, ना सड़क बन पाई है। कैसे विकास की रफ्तार में इन इलाकों को आप जोड़ पाएंगे? आप बात कर रहे हैं कि दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने देश की तुलना करने की, बाकी राज्यों के साथ अपने राज्य की तुलना करने की, लेकिन ये वो गांव हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यहां पर काम नहीं हुआ है। अब जो नेताजी घूमते हैं, जो जाते होंगे यहां से, क्या उनको नहीं पता? क्या यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी रहती है, क्या उनको नहीं पता? क्यों आखिर पिछड़ा रह गया ये गांव? देखिए शुभेंदु जी, आपके इस चौंका देने वाले पत्रकारिता से मैं बिल्कुल कौतूहल में आ गया हूं और हतप्रभ हूं कि आजादी के बाद 74, 75 वर्ष, 76 वर्ष बीत जाने के बाद इन गांवों में अभी तक सड़क नहीं है, इन गांवों में अभी तक बिजली नहीं है, इन गांवों में अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कोई मोबाइल टावर नहीं है। आई कैनॉट इमेजिन। मुझे लगता है आपको दोबारा से इस पर एक बार फिर से रिसर्च करने की जरूरत है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर, ये यकीन करने वाली बात है। यही तो सवाल है। के अंदर होगा जहां ये मूलभूत सुविधाएं आजादी के बाद से अभी तक क्या कर रहे थे यहाँ के एमएलए, क्या कर रहे थे यहाँ के एमपी, क्या कर रहा था यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक आदमी की बात हो तो मैं कह सकता हूं चलो जी ये 1-2 साल पहले की बात है तो बीजेपी ने इसको नहीं किया, लेकिन ये तो आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बता रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग एमएलए भी इलेक्ट कर रहे हैं, एमपी भी इलेक्ट कर रहे हैं, यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कायम है। कुडोस टू यू। आपको
जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कि यहाँ के लोगों को आप अब तो कम से कम निजात मिल जाए, हमारी सरकार है वहां, वो इसको संज्ञान में ले और इस पर तत्परता से काम करके इन सारी मूलभूत सुविधाओं को वहां मुहैया कराए, ताकि ये भी जिंदगी के मेन स्ट्रीम में आकर इनके भी बच्चों को तकनीकी शिक्षा और जो भी सुविधाएं हैं वो उनसे मरहूम ना रहे। आलोक जी, और ऐसा नहीं है कि कभी किसी को बताया नहीं गया, यहाँ बताया भी गया है, नेताओं की चौखट पे जाकर के हर बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सिर्फ निराशा। और आप देखिए, हैरानी करने वाली बात कि यहाँ पर जो लोग आते हैं इस गांव में शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई लड़की इस गांव के अंदर शादी करने के लिए रजामंद नहीं है। शुभेंदु जी, आप अपनी बहन बेटी देंगे ऐसी जगह पे जहां बिजली नहीं है आज के डेट में? मैं तो नहीं दूंगा। स्वाभाविक है वहां के लड़के कुंवारे रह जाते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मैं तो कह रहा हूं दोबारा से चेक कीजिए कि कहीं आप सही रिपोर्ट चला रहे हैं या कोई फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। यही है सर आलोक जी, यही सच्चाई है। I cannot यकीन करना पड़ेगा इस पर। My ears, क्या कह रहे हैं आप? क्या दिखा आपको तो दिखाना भी चाहिए था वहां, एक जनरेटर भर दिखाया आपने कि भाई देखिए यहाँ की हालात क्या है, कैसे जी रहे हैं लोग। ये तो मुझे लगता है कि आदि काल में जी रहे हैं यहाँ के लोग। 5-6 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाता होगा। ये लालटेन युग में जी रहे हैं, मोमबत्ती युग में जी रहे हैं। इस युग से बाहर कब निकलेंगे, मैं इस पर वापस से लौटूंगा सर। अब सिर्फ अफसोस जताने से मुझे लगता है कि जो ये परेशानी है उसका हल नहीं होगा आलोक जी। सिर्फ अफसोस जताने से नहीं होगा, इस पर काम होना चाहिए। मैं अपनी सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि त्वरित कार्रवाई करके इन 5 गांव के लोगों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। अगर अभी भी नहीं हुआ तो धिक्कार है मेरी सरकार को कि अगर उन्होंने इसको संज्ञान में लेने के बाद भी कोई काम नहीं किया। भटनागर साहब, और इसमें कोई एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके आज इस पर बात करनी चाहिए। और ये जो 5 गांव की कहानी है, ये कम से कम इनको इस पिछड़ेपन से बाहर निकालने की एक कोशिश होनी चाहिए और सबको मिलकर के साथ निभाना चाहिए, ताकि इन लोगों के इस पिछड़ेपन को हम दूर कर पाए। जी देखिए, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं। मैंने आज दिन में आपका ये एनडीटीवी का जो पूरा इन 5 गांवों की जो रिपोर्ट है उसको भी रीड किया था, तो बड़ी आश्चर्य की बात है और दुखद बात है। उसके साथ साथ में आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने एक नई चीज लेकर आए सामने। और जहां तक बात आती है इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए, तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो पहला उत्तरदायित्व इनके साथ बनता है ये करें। दूसरी चीज जो फिर आगे आप राजनीति पे उतर आए। ये बात 1947 से हो रही है, जब से देश आजाद हुआ है। आप फिर राजनीति पे उतर आए। अरे आलोक जी, मुझे पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। इस क्षेत्र में जो कांग्रेस के एमएलए और एमपी हैं, उनको भी जनता के हितों में तुरंत आगे आना चाहिए और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। और हमें निश्चित तौर पर विश्वास है कि उन्होंने उन मांगे जो जनता की हैं वो सरकार के पास में पहुंचा के पुरजोर दबाव बना के उस मांगों को पूरा भी करवाया जाएगा। ठीक है। और इसमें आलोक जी, इसमें बात यही है, ये तो सच्चाई से अलग नहीं है ना कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो यही तो बात कर रहे थे। बिंदु जी, मैंने तो खुद ही कहा कि इसके संज्ञान में आने के बाद भाई कम से कम डबल इंजन की सरकार है और इस पर काम नहीं करती है, हाँ, तो धिक्कार है ऐसी सरकार को। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है, युगों का मामला है, ये भी तो संज्ञान में रखिए। कितनी सरकारें बदली, कितनी सरकारें आई, कितनी एमएलए, कितने एमपी इलेक्ट हुए, कितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, कितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तबादला हो गया, और ये वहीं के वहीं खड़े हैं। मतलब अविश्वसनीय, कौतूहल का विषय है। ठीक है, और ये 5 गांव की कहानी है, इसलिए हम लगातार रख रहे हैं। अब आप देखिए त्रासदी क्या है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो लाइट है, ना कोई व्यवस्था है, ना मोबाइल के टावर हैं, ना इंटरनेट है। तो बच्चे यहाँ पर कभी मोबाइल के बारे में नहीं सोच पाते। जिन लोगों के पास है वो पास के दूसरे गांव में जाकर के या दूसरे जो इलाके हैं वहां जाकर के मोबाइल को चार्ज करके आते हैं।
ठाकुरदास सर को मैं इसमें जरा जोड़ रहा हूं। सर, इसमें एक चीज बताइए कि ये जो परेशानी है इसको कैसे दूर किया जाएगा और क्या क्या ये संभव है, क्योंकि ये वाकई में बड़ा सवाल है कि इतने साल बीत गए, क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, नेताओं की इस पर कोई नजर नहीं गई क्या? सर, ये बिल्कुल जैसा आपने फरमाया है, बिल्कुल संभव है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिजली जहां तक देने का सवाल है कि डांग एरिया, जैसा आपने बताया, डांग एरिया दस्यु प्रभावित एरिया है, इसके लिए अलग से फंड्स आते हैं। पहले भारत सरकार की तरफ से आते थे, वो फिर बंद हो गए। बाद में 1994-95 से लेकर और बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड्स देना चालू किया। और इस साल भी स्टेट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का फंड रखा है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले 200 करोड़ के कई सालों तक फंड्स रखे गए हैं। तो फंड्स इसलिए रखते हैं डांग एरिया, मतलब जो 8 जिले डांग एरिया में आते हैं, दस्यु प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर ये डांग बनी हुई है, गुफाएं बनी हुई है डाकुओं के लिए, तो वो उसके लिए अलग से बजट भी आता है और स्पेशल स्कीम्स के तहत ये बजट आता है। और जो जहां तक ये आरएससीबी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने डिमांड नोट जारी किया है, तो ये चला के मतलब ये तो है लकीर का फकीर की वाली बात है। जो डिमांड नोट ये क्या करते हैं कि जिस गांव में बिजली है, उस गांव से उस गांव तक बिजली लाने के लिए कितना खर्चा आएगा, उस सारा गांव से लेंगे। अरे भाई, वहां तक तो आपको लाना है ना, उस गांव तक तो, जो 5 गांव हैं वहां तक तो आप ट्रांसफार्मर ले आओ, लाइनें ले आओ, उसके बाद जो घरों में कनेक्शन दे रहे हो उसके वो देंगे पैसे। उस वहां तक तो उनके पास कई फंड्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के फंड्स हैं, डांग एरिया डेवलपमेंट के फंड्स हैं। डांग एरिया में क्या होता है सर, ग्राम सभा तय करती है कि भाई हमको कितना पैसा किस किस खाते में चाहिए। वो जिला कलेक्टर के मार्फत में एसएसओ डिपार्टमेंट, स्पेशल स्कीम्स ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट जो है, ग्रामीण विकास मंत्री के पास में ये जाता है मैटर, और वो उसको बजट अलॉट करते हैं। अगर ये 50 करोड़ का है, मान लो ये कम है, मैं तो ये कहूंगा कम से कम 200 करोड़, जो पहले आज से 5 साल पहले 200 करोड़ था, तो 5 साल के बाद तो कम से कम 400 करोड़ तो होने चाहिए। तो फंड्स भी बहुत कम है और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा बंद कर दिया, जबकि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड देना चाहिए। दस्यु प्रभावित, अब जो मैंने वहां बात की थी वहां के जो पुलिस अफसर से और लोगों से, तो बोला दस्यु जो वाला डर है वो अब नहीं रहा, गाँव में खूब काम हो रहे हैं और सड़कों के लिए भी फंड्स इसमें देते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के स्कूलों के लिए, चिकित्सा डिस्पेंसरी के लिए अलग से फंड्स देते हैं। ये डिपार्टमेंट वाले ये भी भेजते हैं एसएसओ डिपार्टमेंट को, वो उनको अलॉट करते हैं पैसे, काम उन्होंने करना होता है, ये तो खाली पैसे अलॉट करते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट भी तो जानी चाहिए जाएंगे। तो आरएससीबी में तो इनको जो डिस्कॉम है, उसको तो प्रपोजल भेजना चाहिए एसएसओ को, प्रपोजल भेज के पैसा वहां से मंगाएं और गाँव तक ये कनेक्शन कर दें। फिर जो घरों में जो कनेक्शन होते हैं वहां से जो वायर जाएगी उसके पैसे लेना वाजिब है। अब जैसे शहरों में अपने घर के बाहर खंबे होते हैं, तो खंबे से लेकर अपने मीटर तक जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है खाली। अब गांव वाले दूसरे गांव से लेकर यहाँ तक पैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे? वैसे गरीबी है वहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न सड़कें हैं। अच्छा, मजदूरी, पहाड़ वहाँ माइंस हैं, तो वो लोग मजदूरी करने माइंस पे जाते हैं और माइंस में भी जाने वाले उनको सिलिकोसिस की बीमारी रहती है, क्योंकि जो स्टोन का डस्ट होता है वो उनके आंतों में जाता है, तो उससे वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं, बीमार भी जल्दी हो पाते हैं। गरीबी है तो ऐसा पैसा कहाँ से लाएंगे? वो इम्पॉसिबल चीज गवर्नमेंट, जो आरएससीबी जो डिस्कॉम जो एसी साहब कह रहे थे, तो इम्पॉसिबल चीज है, मूर्खता की बातें हैं। आप फंड्स, एमएलए फंड होता है, एमपी फंड होता है, बिल्कुल आपका मतलब इतने फंड्स है उनके पास में, रूरल डेवलपमेंट के अलावा जो कृषि के फंड्स होते हैं, मंडी के फंड्स होते हैं, जो कहीं भी सड़कें हैं आरएससी लाइट दे सकते हैं डिस्कॉम वाले। तो ये फंड्स की सिर्फ खर्च करने वाली बात है, जो है तरीका कर निकालने वाली बात है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। मिल सकता है, ये हो सकता है सारा काम, ये सिर्फ अधिकारियों की जैसे कहना चाहिए है बद इंतजामी है या अनुशासनहीनता है, जो कि वो देखते नहीं है इस तरफ। रही बात एमएलए एमपी की, वो तो देखो दोनों पार्टियों के एमएलए एमपी आ चुके हैं, जा चुके हैं, उनको इतना हो सकता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, 2 4 10 15 गाँव, 5 गाँव हैं, 150 वोट हैं, जीत जाएंगे कुछ भी करके, वो जीत जाते हैं, कर जाते हैं, उनके ऊपर तो क्या कहा जाए। बाकी ये अधिकारियों की बदमाशी है। अधिकारी अगर चाहें तो कई स्कीम्स हैं, वो उसमें बिजली भी दे सकते हैं, सड़कें भी दे सकते हैं, सड़कें भी पीडब्ल्यूडी को पावर्स हैं, मतलब बिजली, सड़कें और पानी, पानी की व्यवस्था तो वहां है। हालांकि सिर्फ बरसात का पानी ही काम करता है, चंबल नदी बह रही है पास में, परंतु उसका पानी मिल नहीं पा रहा है। और बरसात का पानी जो इकट्ठा होता है, बेचारे वो कुएं में 2000 रुपए का एक टैंकर लेके पानी भरते हैं कुएं में, फिर वो पीते हैं पानी,
और बाकी का नहाने धोने के लिए तालाबों में पानी इकट्ठा होता है उससे काम लेते हैं। ये स्थिति कर रखी है इन लोगों ने। ये सारी अधिकारियों की बदमाशी है। एमएलए एमपी तो अंधे हैं। दिक्कत सर ये है, परेशानी ये है कि इच्छा शक्ति इसमें नजर नहीं आती है। मैं इसमें भटनागर साहब को वापस से जोड़ रहा हूँ कि भटनागर साहब खूब फंड्स हैं, बहुत फंड्स हैं गवर्नमेंट के पास। फंड्स की कहीं कमी नहीं है, पैसा आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। भटनागर साहब के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले सर इसमें ठाकुर सर इसमें यही बताइए कि स्कूलों के अंदर, भाई स्कूल भी तो है वहां पर, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, अब तकनीक तो इस्तेमाल हो नहीं पा रही है, तो वहां पर जो टीचर आते हैं क्या वो रिपोर्ट नहीं करते हैं ऊपर कि भाई देखिए उसका मैं बताऊं अर्ज करूं सर कि जैसे अभी इन्होंने क्या है कि कंप्यूटर बल्क में खरीदे हैं, बल्क में खरीद के हर स्कूल में इन्होंने भेजे हैं। अब लाइट ही नहीं है, वो कंप्यूटर क्या करेंगे? वो कंप्यूटर वहां फालतू पड़े हैं और आउट ऑफ डेट हो गए, और बिना उसके यूज करने से कई कंप्यूटर तो डिफेक्टिव ही आए हैं जिन्होंने पता ही नहीं पड़ा कि डिफेक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़े। तो कुछ स्कूलों ने तो कंप्यूटर वो नीलामी कर दिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नया परचेज किया और वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हो सकता है खराब भी हो, कोई चेक ही नहीं हुआ क्योंकि लाइट ही नहीं है वहां पर, चेक ही नहीं हुआ, लाइट ही नहीं, चेक ही नहीं हुआ। और जब उसमें कई स्कूलों में तो उन्होंने क्या हुआ कि जब डंप हो गया, खराब हो गए, पड़े खराब हो गए, तो नीलाम करके निस्तारण कमेटी होती है स्कूल की, उन निस्तारण कमेटी निस्तारण करके खत्म कर दी कंप्यूटर। अब इस स्कूल में पड़े होंगे कंप्यूटर, तो डीओ वहां के जो है मैडम है कोई, तो उनको जो है उन्होंने देखना चाहिए सारी बातें, भाई किस तरह से क्या करें, क्यों कैसे चालू करें, वो भी क्या करें, लाइट ही नहीं है तो वो भी क्या करेगी। ठीक है ठाकुर सर, मैं जरा वापस लौटता हूँ। जयपुर डिस्कॉन से हमारे साथ राजेश कुमार वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अच्छा एक चीज बताइए राजेश जी, ये बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 5 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं, क्या कारण है, वजह क्या है, ये प्रपोजल आगे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? पैसों की कमी है, फंड की कमी है, क्या कारण है? सर अगस्त 2024 में ये जो 5 ढानियां हैं, इन्होंने पत्रावलियां अप्लाई की थी कनेक्शन के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए, जिनमें सिमारा, मगजीपुरा, पचेड़ियापुरा, लसेपुरा, पुत्तुपुरा ये गांव थे। सितंबर 2024 में डिपार्टमेंट ने मांग पत्र इनका जारी किया था, लेकिन जमा नहीं होने के कारण, मांग पत्र नहीं जमा होने के कारण अभी हम इनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सर ये तो 2024 की बात हो गई, ये आजादी से आप देख लीजिए और 24 तक कोई यहां पर प्रपोजल ही नहीं दिया गया क्या? सर बीच में कुछ योजनाएं आई थी, उसके तहत इनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें यह था कि कोई फाइल पत्रावली जमा कराए तो कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होती। तो प्रचार प्रसार के बाद भी किसी ने आगे इसका लाभ उठाने की पत्रावली जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से ये कनेक्शन हो नहीं पाए। तो सारी योजनाएं वर्तमान में लागू नहीं है। तो राजेश जी आप जो बता रहे हैं कि ये जो ढाणियां हैं, 5 गांव जो हैं, यहाँ पर बिजली तो उपलब्ध हो ही नहीं पा रही, यानी कि प्रचलित इस समय जो नियम है उसके हिसाब से जो इन्होंने अभी रिसेंटली पत्रावलियां जमा कराई है उसका डिमांड नोट जमा नहीं करवाना, जमा करवाने के बाद ही इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। गोली को बुलाओ तो बेटा। हाँ नीचे में पता नहीं क्या। तो अब आगे क्या होगा, कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? डिमांड नोट हमने जारी कर रखा है, डिमांड नोट जारी होते ही हम इनका काम शुरू कर देंगे। इस बारे में मैंने जो स्थानीय विधायक है उनसे भी बात की थी कि कुछ हेल्प जैसे उनकी तरफ से हो जाए, विधायक कोटे से हो जाए तो थोड़ा आसानी होगा इनको भी पैसा जमा कराने में। तो अच्छा इसमें मैं जरा ठाकुर जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। ठाकुर सर इसमें बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई गांव वालों को भी इसमें थोड़ा सा आसानी होगी, वहां से फंड आएगा। गांव वाले क्या, एमपी कोटा है, करोड़ों का फंड है, एमएलए 5 करोड़ का है, हर साल उसको पैसे मिलते हैं, एमपी को 20-25 करोड़ मिलते हैं, एमपी एमएलए कोटा इनको लेना चाहिए। आरएस जो डिस्कॉम वालों को ट्राई करना चाहिए। गांव वाले तो कहेंगे डिस्कॉम वाले को प्रपोजल भेजें या प्रपोजल बना के एसएसओ को भेजें, डिस्कॉम वाले अपने डिपार्टमेंट के, एनर्जी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो डांग बोर्ड वाले दे देंगे पैसे इनको। अभी मंत्री जी की मीटिंग भी हुई थी, डांग बोर्ड वाले जो मंत्री जी हैं वो आजकल चेयरमैन वही है। तो 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी डांग बोर्ड वालों की, आरडी मिनिस्टर की, तो उसमें भी बजट तो अलॉट कर दिया उन्होंने, 50 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया। 8 जिलों के जिला प्रमुख भी आए थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी होगी, उनको दे देंगे, बांट देंगे। तो इनको चाहिए डिस्कॉम को कि जिला प्रमुख से राजेश जी वही बात है, रास्ते बहुत हैं, गाँव वाले गरीब आदमी कहाँ पे जाएंगे? रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत रास्ते हैं।
पहले आरएससी की स्कीम आई थी, वो उसमें क्या किया आपने 50 साल में 70 साल में? सर जो आरएससी स्कीम थी उसमें गवर्नमेंट लोन देती थी इनको, आरएससी वालों को। बाहर तो हम अभी जा नहीं सकते। अभी जो बिजली कनेक्शन देने के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हमने डिमांड नोटिस जारी कर दिए हैं, मांग पत्र जारी कर दिया है। अब जब तक मांग पत्र की राशि जमा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे सर? चलिए, ये एक टेक्निकल इशू आप बता रहे हैं, लेकिन अब तो समाधान हो जाना चाहिए ना। अब तो समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जमा नहीं करवाया है। हाँ, अभी तक मांग पत्र की राशि जमा नहीं हो पाई है सर। जिला कलेक्टरों को सारी कोशिश करनी चाहिए और डिस्कॉम वालों को जरा रास्ता दिखाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा क्या अभी एक पुश नहीं मिल रहा है, या तो इसमें पॉलिटिकली जो नेता हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रिय भटनागर साहब, इसमें एफर्ट करने की जरूरत है। देखिए, आप ये समझ रहे हैं ना कि अगर इसमें नेता अगर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, पॉलिटिकल पार्टियां इसमें बताएं कि भाई देखिए 5 गांव के अंदर आज भी बिजली नहीं है, और वहां जाकर के सभी एक साथ खड़े होइए ना, वहां पर क्यों नहीं मिलेगी बिजली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब जागे तभी सवेरा है। हम तो यही मान के चलते हैं। सरकार बीजेपी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अगर आप संज्ञान ले गए हैं तो बीजेपी के लिए धिक्कार की बात होगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की और भजन लाल जी की जो नजर से ये गांव बच गया है उसको पूरा करना चाहिए। और जहां तक रही कांग्रेस के एमएलए और एमपी की बात है तो हम उनको तुरंत इस चीज को संज्ञान में देंगे। और जहां तक उचित तो यही है, और हमको ऐसा भी लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कांग्रेस के एमएलए ने प्रयास नहीं किया हो या कांग्रेस के जो एमपी उन्होंने प्रयास नहीं किया हो। निश्चित तौर पे आपको मैं कई उदाहरण बता सकता हूँ। धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी के लिए कई परियोजनाएं कांग्रेस राज में बनी हुई है। रेल परियोजना बनाई है, टाइगर रिजर्व बनाई है, इस क्षेत्र का प्रॉपर उत्थान के अंदर लेकिन सर ऐसा योगदान जो है ना वो इस गांव के लिए, इन 5 गांवों के लिए भी होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। आलोक जी, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ ठीक है, आलोक जी, अब इसमें फाइनल कमेंट आपसे है, और उम्मीद यही है क्योंकि सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसमें राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द सारी एजेंसियां मिलकर वहां पर इन सारी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस काम को करना चाहिए, और सबका सहयोग के साथ इस काम को करना होगा। और मुझे लगता है कि हमारी भी कोशिश यही है, इनको लेना पड़ेगा। इन 5 गांव की जो लाइट है, जो बिजली की व्यवस्था है, आगे भी हम दोबारा से इस पर एक कार्यक्रम रखेंगे कि 5 गांवों के अंदर कब तक बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची है। और क्योंकि हम कोशिश करेंगे वापस से उन सभी मेहमानों को, राजेश जी आपसे वापस से हम आपको जोड़ेंगे इस कार्यक्रम के अंदर, आगे भी ये कब तक ये काम पूरा होता है और लोगों को कब ये राहत मिलती है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बेहतर हों और आम लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं कम से कम उसकी सुविधा मिल पाए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।